2 देखो, ग्रेविटेशन का कुछ आइडिया है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखो लिखा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स तो सभी चीजों में लगता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन प्रपोर्शन टू देयर मास, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो G m1 या मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, यही तो होता है। तो ये फोर्स क्या इस मास के प्रोपोर्शनल है? मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा भाई। अगर ज्यादा बड़ी बहुत 4 किलो आलू लोगे तो क्या उस पर ग्रेविटी ज्यादा नहीं लगेगी, और 1 किलो आलू लोगे तो कम लगेगी। तो 4 किलो आलू तेजी से क्यों नहीं गिरती और 1 किलो आलू धीरे से क्यों नहीं गिरती? जैसे हम लोगों ने उस दिन ऑपरेटर्स देखा था, तो कबूतर का पंख दैट इज फेदर एंड स्टोन या पार्टिकल, मेटल पार्टिकल, बोथ वर अंडर वैक्यूम आर फॉलिंग एट द सेम टाइम। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मास के प्रोपोर्शनल है देन हेवियर ऑब्जेक्ट शुड फास्ट, क्योंकि उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, सो इट शुड फॉल फास्टर। तो यहाँ अगर हम सब चीजें देखें तो इन सभी चीजों को हमने क्या कह दिया था बताओ? क्या GM या mg बोल दो, इसे G बोला था कि नहीं? तो इंटू m, तो क्या F इज इक्वल टू mg होना चाहिए। और जो डाउनवर्ड फोर्स लगता है उसे वेट कहेंगे। अब इस F को क्या बोलने लग जाओ? वेट। इसे W बोलने लग जाएंगे। किसी भी चीज पे जो नीचे की ओर फोर्स लगता है, जब उठाते हो तो नीचे फोर्स लगता है कि नहीं? So the downward pull on any object is known as gravitational force and it is known as weight. इसे क्या कहेंगे? देखो तो downward force acting on an object is called weight. या W, कैपिटल W कहा जाता है, और W किसके इक्वल हो जाएगा बोलो? mg के। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। व्हाट इज वेट? वेट इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन। ये तो हमने बात कर ली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बताया। क्वेश्चन नंबर 2 अब है, देखो जो डाउनवर्ड फोर्स है, मानिए क्या वो मास पे डिपेंड करेगा? डाउनवर्ड फोर्स, अगर तुम 2 kg मास रखोगी तो उस पे डाउनवर्ड फोर्स कितने न्यूटन लगेगा? ये ठीक है, 2 × 9.8 कर लिया था, कितना बताया तुमने? 19.6। 2 kg की चीज है तो डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा? दैट इज 19.6 न्यूटन। अगर G को 10 मान लो, G को 10 मान लो, तुम्हारा वजन 40 किलो है, तो इस तुम्हारा वेट कितना? 400 न्यूटन। तुम्हारा मास अगर 40 न्यूटन है और G 10 मान लो, तो तुम्हारा वेट कितना है? 400 न्यूटन। अगर तुम 20 kg की बाल्टी उठा लेते हो तो कितना वेट उठा लेते हो? 200 न्यूटन। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिंप्लिसिटी के लिए, नहीं तो 9.8 प्रिसाइज। डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी, इस चीज को क्या कहेंगे? हर्षिता इस चीज को क्या कहोगी? डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छी बात करेंगे। दैट इज वेट डिपेंड्स ऑन मास। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि G तो कांस्टेंट है ना, G तो बदलेगा नहीं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो W किसके बढ़ने से बढ़ेगा? मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ जाएगा, है ना? G तो नहीं बदलता। तो यहाँ देखो W किसके प्रोपोर्शनल है? मास के। डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन मास, बट जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ मास? तुम्हारी कौन कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन है बताओ? V is equal to U plus GT, S is equal to UT GT square। अगर नीचे की ओर कोई चीज गिर रही है इसे H लिखो, V square minus U square is equal to 2GS। क्या इसमें कहीं पर भी M आ रहा है?
क्योंकि मास तो कट जाता है, हम इसी इक्वेशन को तो ma से इक्वेट करते हैं तो मास कट जाता है। हाउएवर द equations of motions are independent of mass, so heavier or lighter object fall at the same time if they are released from same height। अगर एक ही हाइट से तुम एक पंख गिराओ और एक पत्थर तो दोनों एक साथ सर फिर से रिपीट करो, समझ नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर मैं यहीं पे कहूँ तो क्या यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन सब पे वही काम कर रहा है, तो लिखो वेट डिपेंड्स ऑन मास बट कैपिटल जी स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। देख लो एक्सीलरेशन, सो ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल, ठीक है, हैवियर और लाइटर, ये फॉल विथ इन सेम मोशन, ये क्या कह सकते हैं, एट सेम टाइम, रीच टू द ग्राउंड एट सेम टाइम इफ दे आर रिलीज्ड फ्रॉम सेम हाइट एट सेम टाइम। अगर एक ही समय में एक ही ऊंचाई से भारी और हल्की वस्तुओं को गिराया जाए तो वे धरती पर सही एक ही समय पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उन सभी पे लगने वाले जी की वैल्यू कितनी है, वो 9.8 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हैवियर एंड लाइटर, क्योंकि जी की वैल्यू तो यही होती है ना। तो क्या लिखना बताइए कि डाउनवर्ड पुल डिपेंड्स। सर पर एयर ड्रैग भी तो लगेगा सर उन पे। एयर ड्रैग को इग्नोर कर दिया जाए, तो एयर ड्रैग तो लगेगा सर। तो इसमें एक और चीज Air drag लिखेंगे इन कंडीशन ओनली, इन एब्सेंस ऑफ, लिख सकते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एयर ड्रैग। क्योंकि जब 11th में जाओगे तब एयर ड्रैग पढ़ाया जाएगा, अभी छोटी क्लास में, अभी तो ग्रेविटी पढ़ाई जा रही है, तो पहले एक चीज़ समझा ली जाए फिर एयर ड्रैग इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इसलिए लिखें, बट जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो सब पर इक्वल है क्या? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी एक्टिंग ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स on earth is equal, सब पे इक्वल है, और वो कितनी है 9.8। जसमीता बोलो कितनी है? 9.8 मीटर, पूरा बोलो, बताती नहीं मीटर, आप बोलो पूरी बात बोला करिए ना, जब कोई भी चीज बोल रहे तो पूरा बोलो। यू शुड एक्सप्लोर योरसेल्फ, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। एक छोटी सी चीज पूछी गई उसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं, सो दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सो ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल एट सेम टाइम इफ रिलीज्ड फ्रॉम सेम, ठीक है, is equal and independent of mass। So all object, जैसा लिखा है वही आंसर लिख दो, ठीक है। So heavier objects does not fall faster than lighter objects, does not fall faster than lighter object। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, what is the magnitude of gravitational force between earth and 1 kg object? तो ये तो कवर है ना। हाँ, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1 kg, तो 1 kg का हो तो अर्थ पर उसकी और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, G me इंटू एम और अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी ले ली जाएगी, आर अगर अर्थ पर है। G कितना दिया है 6.7, नहीं दिया तो लिख लो 6.7 इंटू 10 to the power -11। me कितना है 10 to the power 24। मास 1 kg है क्या, और दैट इज आर कितना है 6.4। आना आर रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, बोलो अदिति, 6.4 into the power 22। रेडियस ऑफ अर्थ बताओ, Sir, 6.4 into 10 to the power 22। बोलिए जस्टिन। सर 6 into 10 raised to power -24। अच्छा बता रहे हो आप भी, बोलो
हाँ सही, देख के भी बता सकते हैं। अब उसका वजन को ये रेडियस बता नहीं, बताओ ये कोई बात है? वजन अलग चीज होती है, जितना भारी है वही तो उसकी रेडियस होगी। रेडियस कितना है बताओ? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, जबकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर चुकी है। बात समझ में आएगी नहीं? तो 10 टू द पावर 6 उसका स्क्वायर कर दो। ओके, यही जो 3 वैल्यू हैं इनको आपने कभी कैलकुलेट किया है? तो फिर से कैलकुलेट करने के लिए 1 हटा दो, 1 अलग से लिखो। यही तो जी है, तो इसकी कितनी वैल्यू होती है? 9.8 इंटू 1, सो फोर्स इज 9.8 न्यूटन। हाँ हर्षिता, मास ऑफ अर्थ बताइए। जस्टिन, मास ऑफ अर्थ So 6 into 10 and raised to power 24. Raised to power यूनिट के साथ बताओ। raised to power 24 kg. रेडियस ऑफ अर्थ Sir, 6.4 10 raised to power 6 meter. डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। Sir, 7.4 10 raised to power 20. अभिषेक 3.84 into 10 raised to power 8. अरे वाह, बहुत अच्छी मेमोरी। 5 से इन्होंने 8 निकाला ना, वहाँ 5 लिखा था क्वेश्चन में, तो वहाँ से इन्होंने देखा कि 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा बताया। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 to the power 6.4, ठीक है। सृष्टि, मास ऑफ अर्थ उनका mass 7.4 into 10 to power. अब ये देखो, ये 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा देखिए, अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। 4 क्वेश्चन बाद में कराएंगे। 5th सर जब आपने थर्ड स्टेप में किया तो इसमें बिना वैल्यू डाले भी तो डायरेक्टली जी लिख सकते हैं। आप सीधा लिख लीजिए, जो दूसरी तरीके से करना चाहे W इज इक्वल टू mg, तो W इज इक्वल टू 1 इंटू 9.8 और 9.8 न्यूटन। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज 9.8 ऐसे करो, ये भी खूब चलन में है। सही, ओके। फिफ्थ भी बात में कराएंगे। 6th हो गया है। 7th, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? 7th हो गया है ना? 7th कवर्ड है। 8th देखो, 8th क्या है? व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल? सर ये अपने 7th वाला क्वेश्चन नहीं पकड़ा। 7th में है व्हाट इज द एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे टाइड्स हुआ। तो सर एप्लीकेशन से इम्पोर्टेंट। हाँ वही है। 8th क्वेश्चन देखिए, फ्री फॉल आदित्य, जो फ्री फॉल है उसका एक्सीलरेशन क्या है? 9.8 मीटर per second. यस, एक्सीलरेशन वो भी थोड़ा बाद में कराएंगे, 8th question. थोड़ा और समझ ले फिर उसके बाद में 7th 8th देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर फ्री फॉल। 4th और 5th बाद में कराएंगे, बाकी हो चुके हैं। इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What do you call the gravitational force between Earth and object? Just beta, जो किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में इस पर फोर्स लग रहा है ग्रेविटी, उसे तुम क्या कहोगे? रक्षिता, Weight. वेट कह सकते हो, ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कह सकते हैं, वेट भी कह सकते हैं। सर मेन तो ग्रेविटी कहेंगे पर स्पेस लैंग्वेज। इन्हें मैं चेक कर देता हूँ। वेट भी ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही को तो वेट कहा है ना। एक बार देख, मैं पीछे आंसर नहीं दिया होगा इसका ना। चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, वेट ही है, क्योंकि ये WT है। ग्रेविटी तो वो भी फोर्स है कि ग्रेविटी एक्ट कर रही है, बट फिजिकल क्वांटिटी तो वेट ही है ना। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी चीज पर लग रहा है उसे उसका क्या कहोगी? वेट। सो ग्रेविटी से कौन सी तो लगती है हमेशा। इट इज वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स हर ओके,
इलेवेंथ क्वेश्चन करो। कुछ क्वेश्चन अभी मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ना, अभी पूरा ही कराया नहीं ना देती, तो उस पर बेस्ड है कुछ क्वेश्चन, आगे आएंगे समझेंगे। Why does a sheet of paper fall slower? अगर मान लीजिए एक शीट ऑफ पेपर है तो वो धीरे गिरेगा, और अगर उसे क्रम्पल्ड कर दो तो ये तेजी से गिरेगा, ये तैरता हुआ गिरेगा, ऐसे ऐसे चलेगा कि नहीं? Yes, sir. तो why it is fall slower? Because as air drag on sheet of paper, जितना जिसका ज्यादा एरिया होगा उस पर एयर ड्रैग उतना ही ज्यादा होगा। On sheet of paper is more, सर अगर उसमें एयरडायनेमिक्स लगा दे तो फिर वो कम हो जाएगा एयर ड्रैग। फिर स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। शीट ऑफ पेपर पर एयर ड्रैग ज्यादा है देन क्रिम्पल्ड, जो आपने उसको ऐसे मोड़ कर रख दिया तो जल्दी गिर जाएगा, और ऐसे छोड़ोगे पेपर तो ऐसे ऐसे लहराते हुए गिरेगा। सो दैट इज देन crumpled paper due to the area of sheet of paper large. तो उसका एरिया ज्यादा है इसलिए उस पर एयर ड्रैग भी ज्यादा होगा। जिसका एरिया कम है उस पर एयर ड्रैग भी कम है। आगे देखिए 13th क्वेश्चन। A ball is thrown vertically upward with a velocity 49 मीटर पर सेकंड। तो जब ऊपर इसको फेंका गया तो 49 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो ये किस हाइट तक जाएगी? जहां जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर अभिषेक v कितना होगा? 0 हो जाएगा। और इसका u तो दिया ही हुआ है, इस पर a कितना लगेगा? a इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे a यहाँ पर -g ही है, सही है, क्योंकि ऊपर फेंकी जा रही है। और ऐसे में हमें इसका हाईएस्ट पॉइंट चाहिए, तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए जस्टिन हमें कौन सा फार्मूला लगा देना चाहिए? हाईएस्ट h के लिए कौन सा फार्मूला लगा देना चाहिए? बोलो। सर h के लिए सर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सर माइनस जी। और सीधा बताओ। Sir, 2as. अरे वाह, that is v square minus u square equals to अपॉन 2g 2gs। इज इक्वल टू s। तो 2as की जगह a की जगह माइनस g लगा दो, है वही फार्मूला, और s की जगह h लिख दो। 2as ही लिख रहा हूँ, अब उसमें सारी वैल्यू डालो। Sir, 0 minus 49 is equals to 2 minus 9.8h. ठीक है, तो -49 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 19.6. -19.6 इंटू एस। तो एच कितना हो जाएगा? ये माइनस से माइनस कट गया, तो 49 इंटू 49 अपॉन 19.6, इसे 7 से कट करो तो ये 7 होगा। हर्षिता यहाँ कितना आएगा? 2.8 आ गया। 7 से और कट करो तो 7 7 आया, ये कितना आया? 4। 7 से कट करो, 4 कहाँ से आ जाए? सर 4 0.4। डेसिमल के बाद वाला डिजिट यूज कर रहे हैं ना, 0.4 आ गया। अब देखो तो कितना आ गया बताइए? 490 अपॉन 4। अब 4 से इसको कट करो तो कितनी हाइट पर ये राइज करेगा? कितना आ गया? सर 122.5। 122.5। सो h is equals to 122.5। 122.5 मीटर इतने राइज करेंगे। चलिए, the total time it takes to return to the surface of earth second। अगर ये यहाँ से चलेगा तो यहाँ से चलने के बाद पहले ऊपर जाएगा फिर लौटेगा, सही है।
अगर ये लौट गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपनी जगह 0 हो गया। अब वो फार्मूला लगाओ, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि ये ऊपर फेंका गया है तो इसलिए मुझे ए की जगह अभिषेक क्या लिख देना चाहिए? माइनस जी लिखो ना, ऊपर फेंका गया। ठीक। अब देखो H की जगह क्या लिखूं? सर एच की जगह 122. नहीं, कह रहे हैं कि वहीं लौटने के लिए उसे कितना समय लगा। तो ऐसे में अगर कोई चीज़ ऊपर फेंको वहीं लौट आए तो कितना एच हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब कोई चीज़ जहाँ से फेंकी जाए वहीं आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो 0 लिखो, है ना। 0 इज इक्वल टू यू कितना है स्नेहा बताओ? 49। टी का पता नहीं, हाफ माइनस 9.8 और इंटू टी स्क्वायर। इतनी बात हो गई। अगर 2 से इसको कट कर दो तो कितना आएगा? 49t और प्लस ये कितना आएगा बताओ? 2 से कट करो 4.9 तो माइनस 4.9t स्क्वायर। तो 0 इज 49t और माइनस 49/10t स्क्वायर। चेक करो, देख लो, ये समझ आया ना सब कुछ। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखा, वैल्यू डाल दी, इसकी भी डाल दी। 4.9 को ऐसा लिख दिया। अब 49 बाहर निकाल लो और t भी बाहर निकाल लो तो कितना आया? तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 10 आया क्या? t/10। जब दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 है तो या तो पहली चीज 0 होगी या दूसरी चीज 0 होगी। तो या तो 49t 0 हो गया और या फिर क्या होगा 1 माइनस t/10 0 हो गया। अगर 49t 0 है तो t कितना आएगा? 0/49 तो t कितना आएगा? क्या 0 सेकंड? तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? जब चीज फेंकी ही ना जाए। 0 सेकंड में तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। अभी अभी फेंका ही नहीं, अभी अभी। और एक फेंकने के बाद आ जाए तो पहला तो केस तब का है जब फेंकी ना जाए, वो हमारे लिए वो डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्टेड। दूसरा केस हमारा है फेंकी गई और आ गई। इसको देखो, इसे कैसे लिखोगे? 1 को क्या लिखोगे? t/10 और 10 उधर चला जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बोलो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इट विल रीच टू द ग्राउंड एट सेम पॉइंट। ओके, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी का लगा सकते हो। अब एक जैसे इन्होंने भी बताया था अभी अभिषेक ने कि सर ऐसा आप करिए, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन ऊपर जाने का है वही उतरने का है, सो टाइम फॉर राइजिंग टू द टॉप मोस्ट पॉइंट इज द सेम टू द टाइम टू रिटर्न टू द सेम पॉइंट ऑन ग्राउंड। तो ये बोल रहे हैं कि 122.5 तक का निकाल लो सर, वो 5 सेकंड आएगा, हम बाद में उसका डबल कर लेंगे। अभिषेक ने यही बताया। उन्होंने कहा सर हमने कई बार बॉल को देखा, जितनी देर वो ऊपर जाने में लेती है उस ऊपर वाले पॉइंट से नीचे आने में भी उतना ही लेती, क्योंकि जी तो वही लगता तो जाने में। तो इनका भी कहना सही। तो दूसरा मेथड देखो, एक तो तुमने ये मेथड देख लिया कि कैसे है कि हमने 0 रख के ही पता कर लिया। अब दूसरा ये वाला अभिषेक मेथड। सर सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। ये वाला आ गया ना। फर्स्ट आ गया सर, हाँ, सेकंड सेकंड देखो। तो सेकंड पार्ट में एक और मेथड है जो टाइम ऑफ फ्लाइट, वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। एक है कि हमने 0 रख दिया डिस्प्लेसमेंट। 0 दो स्थितियों में हो सकता है, जब चीज फेंकी ना जाए तब भी 0 है और ऊपर जाके लौट आए तो भी 0 है। तो 2 टी हैं, अगर ऊपर जाके लौटना है तो उसको कुछ टाइम ड्यूरेशन लगेगा। सो दिस इज सेलेक्टेड, दिस इज रिजेक्टेड। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बताइए? हवा में कितनी दूर रहा? 10 सेकेंड। सो फॉर 10 सेकेंड दिस ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर। ओके, क्योंकि इसी 0 से ही तो निकाला है। अब दूसरी चीज देखो, 2 टाइम्स इनटू टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। ये समझ में आया जस्टिन कि अगर कोई चीज यहाँ से फेंकी जाए तो यहाँ जितना टाइम लेगी क्या लौटने में भी उतना ही टाइम लेगी? यस सर। तो इसलिए टाइम ये निकाल के उसका डबल कर देंगे। अब देखो यही फार्मूला फिर से लगाओ। इसमें टाइम नहीं आ रहा है क्या? टाइम नहीं आ रहा, कोई और लगाओ।
कौन सा है? दैट इज वेलोसिटी GT v इज इक्वल टू कोई पहला ही लगा दो u प्लस at। हाईएस्ट पॉइंट v कितना है? 0। इनिशियली कितना है? 49 ये माइनस g रखो इंटू t, तो 0 इज इक्वल टू 49 माइनस 9.8 इंटू टी। माइनस 9.8 टी यहाँ ले जाओ तो लिखो, तब क्या ये प्लस में आ जाएगा? यस सर 49 माइनस 9.8 टी, तो 9.8 टी कितना हुआ? 49, तो टी कितना हो गया? 49 बाई 9.8, तो टी कितना हो गया? 490 बाई 9.8। ऐसा हो गया। दोनों को 7 से कट करो, ये 70 हो गया, ये 2.8 हो गया, फिर 7 से कट करो तो ये 10 हो गया। सर 4 अच्छा ये डेसिमल नहीं होगा ना, ये डेसिमल नहीं होगा। तो अब यहाँ पर कितना हुआ? 9.8 और ये 490 बाई 98, 7 से कट करो, दैट इज 70 बाई 14, और 14 से इसको कट करो 5, तो टी कितना आ गया? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का आ गया, डबल करो ये पर। सर जब v इक्वल्स टू u प्लस at करें उसमें भी 5 आ रहा है तो उसको भी डबल करना। इसलिए क्योंकि ये तो ऊपर जाने का समय है ना, v तक पहुंचने का समय। और तुम अगर v, अब उसे u लेके फिर v निकालो तो वो दूसरा समय आएगा, तो उसमें 2 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। नहीं तो ये चलता है, ये भी न्यूटन का ही दिया हुआ है कि जितना ऊपर जाने में लगा समय, नीचे आने में भी उतना ही समय लगा, तो उसको लगा सकते हो। तो आगे हम क्या लिखेंगे बताइए? सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो हवा में जितनी देर कोई चीज रहती है उसको उड्डयन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उड्डयन। उसके उड़ने का समय। ये समझ में आ गया? ये ठीक लग रहा है? यस सर। ये लगा दें दोनों में जो सर ठीक वो लग वाला रहा है। है। चलो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। A stone is released from top of a tower of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before reaching the ground. इस टावर की हाइट कितनी है? और यहाँ से इसे जस्ट फेंका गया है, तो जमीन पर ये जब स्टोन गिरेगा तो कितना समय लेगा? U तो दे दिया गया है, S भी दे दिया गया है, G A कितना होगा? क्या G के इक्वल होगा? क्योंकि नीचे आ रहा है। दैट इज v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ। टाइम पूछा जा रहा है क्या? क्या पूछा जा रहा है? सर वेलोसिटी पूछी जा रही है। सर कितनी नीचे? वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2as। अब मैं इसको सबको बदल दूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सही है? अब इसमें वैल्यू डाल दो, बोलो जस्टिन वैल्यू डालो। सर v इज इक्वल टू v स्क्वायर रहेगा सर, और u इज इक्वल टू 0 एंड 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। 19.6। तो v स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 19.6 तो 19.6 इंटू 19.6, तो v कितना हो गया? 19.6 इंटू 19.6। जब दो चीज़ों का जोड़ा होता है, प्लस माइनस ना भी करवाओगे तो चलेगा, तो एक चीज़ बाहर आ जाएगी, तो v कितना हो गया? 19.6 मीटर पर सेकेंड। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट्स स्पीड ऑफ स्टोन इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? जस्ट बिफोर hitting the ground, speed of a stone is 19.6 meter per second। और पूछा जा रहा है, बस इतना ही पूछा जा रहा है। ठीक है? अब देखिए कि 11th 13th और 14th करो।
15 क्वेश्चन देखिए, स्टोन इज रिलीज, ये तो 15 नहीं है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, इसे ऊपर फेंका गया है और इसकी जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। तो वैसा ही सवाल है और पूछा गया कि कितनी हाइट तक ये रीच करेगा, तो मैक्सिमम एच मैक्स पूछा गया, एच मैक्स पर v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए आदित्य हमें कौन सा फार्मूला लगा देना चाहिए, v square minus u square is equal to 2gs। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और उसी में हम कर लें v square minus u square a की जगह क्या रखें, minus g, माइनस जी, और इसकी जगह h रखते हैं, वैल्यू प्लेस कराओ। so 0 square minus 40 square is equal to 2 into minus 0 10 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू minus 10 माइनस 10 into इंटू h h, ये है minus 1600 is equal to सही है, माइनस 40 स्क्वायर है तो माइनस अलग है 40 का स्क्वायर, दो बार माइनस नहीं है, ये नहीं है कि माइनस 40 का होल स्क्वायर नहीं है, ये इस तरीके से, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। yes sir, इसमें 40 दो बार लिखा जाता है, माइनस एक बार, इसमें दो बार, सही है ना। yes sir, तो अब जरा देखिए, is equals to so this is minus 40 Minus- required is equals to minus minus 20 20h, h, निगेटिव से निगेटिव कट गया, yes sir, और 40 into 40 by upon 20, 50 क्या यही h आया है, yes sir, सर तो 80 मीटर तक ये जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल रीच अप टू एन हाइट ऑफ 80 meter, 80 मीटर, up to rest position in air। now अब टू हाइट ऑफ 40 मीटर जाएगा। अगला देखिए, इस और भी कुछ पूछा गया सर है, टोटल डिस्टेंस सर, टोटल डिस्टेंस Displacement. कवर्ड and the net displacement, बाई स्टोन। the net displacement, तो अब अगर जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे भी आएगा, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 2 इनटू मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। सर ये लिख सकते हैं कि हाइट अटेन्ड, नहीं हाइट टू द रेस्ट इन द एयर। ये रेस्ट इन एयर कुछ नहीं होता है, जैसे ये क्या पूछा है बताइए कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, तो maximum क्या height to रीच बाय maximum द स्टोन वर्टिकली, तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इन टोटल। अब ये लेकिन ये इसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का डिस्प्लेसमेंट है कि नीचे आने तक का, तो क्या हमें पीछे आंसर देखो, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो जितना इसका डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस हो जाएगी, जीरो बोल रहा है, Yes. क्योंकि इसमें ये इसने नहीं कहा कि उस स्टोन का अल्टीमेटली हुआ क्या, उसने कहा व्हाट इज द नेट डिस्टेंस हाईएस्ट पॉइंट। नाउ अब हम इसमें लिख देंगे द स्टोन विल सब्सिक्वेंटली कम बैक टू द सेम पॉइंट ऑन ग्राउंड। ये लिखा नहीं ना, ये किसी ने कैच किया कि क्या किया, उसका फेट क्या ये नहीं लिखा। सो स्टोन विल subsequently come back to same point, ये same point पर आ जाएगा on ground, on ground। तो ऐसी स्थिति में नेट डिस्प्लेसमेंट बोलो जस्टिन क्या हो जाएगा, सर 0 मीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट देखो मानसी, जहां से फेंका गया और वहीं से होकर वहीं आ जाए, 80 मीटर तो ऊपर गया, लेकिन जब वहीं आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 मीटर। क्या आप बताएंगे मानसी कि नेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, बोलो जसमिता। सही, टोटल क्योंकि जितना गया और जितना आया तो टोटल पाथ लेंथ थी, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होती है कि नहीं। so, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, इट इज 160 मीटर। और थोड़ा क्लियरली बोला तो ठीक है। अगला देखो 16th क्वेश्चन देखिए, 16th क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम सॉल्व करेंगे। सन का मास दिया है, सन का मास अर्थ के मास से कितने गुना ज्यादा है, 1 लाख गुना ज्यादा है कि 10 लाख गुना, कितना लगता है, 10 लाख गुना ज्यादा है। 20 लाख होगा। तो अगर मान लीजिए सन इतना बड़ा होगा तो क्या अर्थ इतनी बड़ी हो सकती है, ऐसा ही।
हाँ So that is calculate the force of gravitation between Earth and Sun. Let us see. एक चीज देख ले फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा. अणु रणीयान महतो महियान. भगवान अणु से भी छोटे हैं Scientific. और महतो महियान बड़े से भी बड़े. और वो दोनों एक ही, जैसे इटर्नल स्नेक होता है ना, सांप अपनी पूंछ दबाए, जो सबसे छोटे से छोटा है वही सबसे बड़े से बड़ा है. दोनों एक ही जगह मिलते हैं. इसी को बिग बैंग थ्योरी भी कहा गया है आइंस्टीन ने. अब जरा देखो, तो हमें इतना तो पता चल गया सन 10 लाख गुना बड़ा है, और हमसे जितनी दूरी पर है वो यहाँ दिया गया है 1.4 15 करोड़ किलोमीटर दूर. नाउ KU. खैर हम इतना बड़ा सन नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे. तो सन और ये अर्थ और इनके बीच, सन और अर्थ के बीच ना, हाँ, 2 into 10 to the power 30 kg और 6 into 10 to the power 24 kg. और इनके बीच की डिस्टेंस 1.5 into 10 to the power 11 मीटर. F is equals to G MS ME और अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस है तो d स्क्वायर लिखें, क्योंकि ये तो d है ना. सिंप्लिसिटी के लिए इसको 6.7 ले लें, 10 to the power -11. जसमिता सारी वैल्यू फिट कराओ. क्या बोले? 6 into 10 to the power, ये तो वैल्यू भी नहीं फिट करा पाए. आप कराओ. 2 into 10 to the power 30 into 6 into 10 to the power 24. ME की जगह ME करो, MS की जगह MS, तो ME की जगह MS कर लो. और D कितना है? 1.5 to 10 to the power 11 whole square. इतना ठीक है जसमिता की, और कुछ करना कि सही है. अच्छा ही बताती है. That is 6.7 into 2 into 6 और 1.5 into 1.5. पहले मैंने सारे डिजिट्स लिख लिए न्यूमरल्स, और -11 प्लस 30 प्लस 24, और नीचे में क्या आएगा 10 to the power 11. अब देखो 1.5 है, एक डेसिमल तो चला गया, एक डेसिमल से तुम किसी का जीरो बढ़ा देना. 60 तो 67 into 2 into 60 कर दो, और ये भी 15 हो गया, और ये 15 हुआ. ये बात सही है. ये डेसिमल हटा के जीरो बढ़ा दिया. 15 से 60 को कट करो, 4 हो गया. और इतने में कितना आएगा बताओ? 54 minus 11, 10 to the power 54 minus 11. मतलब ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे, दो माइनस ये भी तो पहुंचेंगे. अच्छा, अब देखो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है, इसलिए 8 का मल्टीप्लाई इससे करो और फिर 15 से डिवाइड करेंगे. 67 into 8 करो, 53. 536 by 15 और इंटू 10 to the power 54 में से 33 माइनस करो तो 21. 15 से इसमें डिवाइड करो, 536, that is 15 3 45, तो 8 बचा 86, 15 5 जा 11, डेसिमल लगा दो, 15 7 जा, फिर 5 बचा, 15 3 जा, तो 35.75 इंटू 10 to the power 11 न्यूटन. इतनी बात समझ आई? अगर तुम्हें ये बात पता चल गई है तो तुम मुझे इतना बताओ, जस्ट ज़्यादा नहीं बताना है. जो टाइड्स आएंगे वो मून की वजह से हाई राइजिंग होंगे कि सन की वजह से? सन का अर्थ पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज़्यादा है कि मून का? दोनों का है. अब बताओ.
सन का लगा हुआ ये देखो बताइए कैसे इनको याद रहा कि 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 है, मतलब वो परसों की वैल्यू आज तक याद है। और इन्होंने यहाँ 21 देख ली ये 22 है, सर 2.02 है इसका। 2 होगी। देखो ये समझो इस बात को, 3.5 रखोगे तो 22 हो जाएगा। तो सन की वजह से जो अट्रैक्शन है वो कितना है, बोलो 100 गुना ज़्यादा है। ये 22 है, अगर वो उसको इधर ले लो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो सेम करोगे ना, 3.5 कर दोगे और ये 2.02, तो इससे क्या हुआ बताइए, 100 गुना ज़्यादा। तो बोलो सन जब आएगा तब पानी ज़्यादा ऊपर उठेगा कि मून के आने से? सन के आने से। सही है। अगला देखिए, दैट इज जो यार डिजिट्स बताया जा रहा है 9 में बहुत काम किया, कितना याद रख लेते हो। मैंने पावर देखी थी। Now next question is question number 18. 18 करो फिर 17 भी करो, 18 करिए। 18 क्वेश्चन कहता है एन स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप, ये ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, और वो थ्रोवर के हाथ में कितने सेकंड में लौट आती है? 6 सेकंड में। तो अब मुझे बताइए कि तुमको दूसरा मेथड अच्छा लगा था टाइम ऑफ फ्लाइट का कि पहला? दूसरा तो दूसरे से कर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बताओ? क्या 6 सेकंड है? तो टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा भला? आने जाने और आने का कुल समय 6 सेकंड है। ये ठीक बताया। 12 जैसा कि इन्होंने बताया कि टाइम 2 टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, हाँ आदित्य कितना हुआ? 6/2 इक्वल टू 3 सेकंड होगा। 3 सेकंड उन्होंने भी बताया था कि भाई जब पूरा समय अगर 6 लगा तो ऊपर जाने का 3 सेकंड लगेगा, यही तो वो भी कह रही है बात कि नहीं? टोटल समय 6 सेकंड लगा, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना लगा? 3 सेकंड। 3 सेकंड। अब इसी पे सवाल करो, और उसे फेंका किस स्पीड से गया था? ऐसा कुछ नहीं कहा गया, गिवन है। लेकिन हाईएस्ट V0 पॉइंट पर क्या है बताओ? 0 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस 80। a को हम अभिषेक किससे रिप्लेस करें? जब ऊपर फेंका गया तो ऊपर का ही देख रहे हैं, रीच हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का कितना समय लगेगा? इसका आधा ही तो लगेगा ना। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए से माइनस जी करो ना, ऊपर फेंका जा रहा। तो u माइनस जी टी, वैल्यू रिप्लेस कराओ। 0 इज इक्वल टू 2 u तो नहीं दिया है, g आप 9.8 लो, जब तक कहा ना जाए अपने हिसाब से नहीं लेना, तभी लेना है जब कहा जाए। और इंटू 3, ये इधर ले आओ, ये सब इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा? या तो मल्टीप्लाई पहले कर लो, 3 8 जा 24, 3 9 जा, तो 29.4 इज इक्वल टू यू। इसका मतलब है कि बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ, बॉल वाज थ्रोन अप विद स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस अर्पित। अभी हमें पता करना है कि u हमें मिल चुका है, t भी है, g भी है, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है? s इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसको मॉडिफाई करो अर्पित। 29.4 ठीक है, और प्लस हाफ हाँ माइनस जी। ठीक है, सो दैट इज u कितना है? 29.40 कितना है? 3 सेकेंड, माइनस हाफ लिख लो, g को 9.8 ले लें और इसे 3 into 3, इतनी हाईएस्ट पॉइंट हो गई। ठीक है,
So that comes as multiply करो 88.2 और इसको जरा इससे करो 4.9 4.9 को 9 से मल्टीप्लाई करो ये 44.1 आएगा। कितने मीटर पहुंचेगा? सही है। अब तीसरी चीज क्या पूछ रहा है? इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। थर्ड S is equals to ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन चूंकि ऊपर फेंका जा रहा है मान्या, तो एक ही जगह माइनस जी लगा देंगे ut और माइनस GT स्क्वायर। उसने कहा है 4 सेकंड बाद इसकी पोजीशन। क्या ये चौथे सेकंड में उतर रहा होगा कि अभी ऊपर जा ही रहा होगा? क्योंकि 3 सेकंड में ऊपर पहुंच चल जाएगा, फिर चौथे सेकंड में। लेकिन ये फार्मूला इतना बढ़िया दिया है न्यूटन ने कि तुम कोई भी सेकंड डालो एच अपने आप आ जाएगा। इतना बढ़िया चीज है। बस 4 सेकंड डालो, हाइट मिल जाएगी। हैं? जहां से तुम फेंकोगे, अगर ऊपर फेंक रहा है तो निगेटिव लगा दो, और जो डालोगे जबकि वो वापस भी आ रहा है, लेकिन आपने कैसा फेंका वो देखा जाए। क्या आपने ऊपर फेंका तो माइनस लगाइए, और 4 सेकंड में जबकि वो उतर भी रहा है तब भी आंसर दे। हमने देखा नहीं था जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए उसने 10 सेकंड दे दिए थे। कितना बढ़िया फार्मूला। तो डालो, इसका वैल्यू डलवाओ। सर तो फिर वहाँ पे प्लस होना चाहिए। वो तो ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर फेंक के उतरेगा। 4 सेकंड्स में वो नीचे आ रहा है। आएगा जब तुमने क्या किया, ये देखो, तुमने ऊपर फेंका कि नीचे फेंका? ऊपर जब फेंकोगे तो निगेटिव और टाइम डाल दो। इवन तुम इसमें ये भी डाल सकती हो कि 6 सेकंड है, तुम 7 सेकंड भी डाल सकती हो। ये बताएगा तुमने जहां से फेंका ये रसातल में चला गया -8 मीटर और धरती के अंदर पाताल लोक। निगेटिव दे देगा एच कि अगर तुमने वहां गड्ढा किया होता तो नीचे भी जाता। बात समझ आ गई कि नहीं? हर चीज ये दे सकता है। चलो तो अभी हम क्या करेंगे, 4 सेकंड में यहाँ से गया और यहाँ आ गया 4 सेकंड। तो बताइए, आप बता लीजिए, आप बोलिए। अच्छा बता देंगे, चलो कोई बात नहीं। लक्षिता बताओ। सर 29.4 29.4 into 4 minus half into 9.84 का square। सही है, सब डाल दिया। एच अपने आप आ जाएगा। ये कितनी हाइट है? ये हाइट आएगी एच, देख लो हाउ मच हाई इज इट फ्रॉम ग्राउंड। ओके, तो 29.4 into 4 कितना होता है? 117.6, क्योंकि ऊपर फेंका गया है इसलिए। जैसा तुम्हें फेंकना है, ये कितना है? 4.9 में जरा 16 का मल्टीप्लाई करो। कितना आया? बोलो कितना आ रहा है इसमें? 78.4 और 117.6 है, इसको माइनस करो। Sir, 31.4 मीटर above ground ना? 41.4 मीटर above 2 मीटर above ground after 4 seconds। सर हाँ, सर अगर हम इसके अंदर हमारे पास 3 सेकंड का तो पहले से हमारे पास आ ही गया, तो अगर ये हम मुझे 1 नहीं लग सेकंड रहा का निकाल दे तो 44 है तो 41 ही रहेगा। इतना ही आ रहा है क्या? 41 कैसे हो सकता है? पीछे आंसर देखो इसका, ये वाला देखो। 17 - 8
यूनिट प्लेस में सर 1 में आएगा तो ये सर 9 आएगा वहाँ पे शायद से मुझे लग रहा है ये सर 49 आएगा शायद से हाँ? हाँ, 39 पॉइंट आना चाहिए 39.2 अब मीटर सही है। चलो सर हाँ सर हमारे पास 3 सेकंड का तो पहले से है ही, अगर हम 1 सेकंड का निकाल के वो भी उसको कर सकते माइनस हैं, कर इनका जो देते मेथड डेवलप कराएं कह रहे हैं 3 सेकंड में हाईएस्ट पे पहुंचा, वहां से उतरने में फिर वो माइनस कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। वो एक कई तरीके के फुटकर मेथड लगाने जैसा, यही सवाल करना है 18 तक, तुरंत करना शुरू कर दो।